नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आधुनिक भारत का इतिहास का महासंग्राम है, जो कि एसके पांडे सर की बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रांसीसी का भारत में आगमन। क्यों होता है, कैसे ये आते हैं, क्या इनका आने का क्रम होता है और कैसे कर्नाटक का वॉर होता है। कर्नाटक का प्रथम वॉर, कर्नाटक का सेकेंड वॉर और कर्नाटक का थर्ड वॉर, तीनों वार होता है। इसको समझना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के जो सम्राट है लुई 14वां के समय में उसके प्रसिद्ध जो मंत्री थे कोलबर्ट, याद रखिएगा, कोलबर्ट के प्रयास के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियां यानी कि कंपनी दी एंड ओरिएंट, ध्यान रखिएगा, कंपनी दी इंड ओरिएंटेड की स्थापना हुई थी। और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार के द्वारा हुआ और इसका सारा खर्च जो है सरकार ही वहन कर रही थी। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे और फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 में चला था और इसका नायक जो है फ्रैंक केरो था। इसके साथ जो है इस्फहान के निवासी जो है मरकाना भी था। भारत में फ्रांसीसी की पहली कोठी जो है फ्रैंक केरो के द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हो गई थी। अब देखिए यहां पे एक चीज है, कई बार क्वेश्चन जो है लोगों में डाउट होता है कि सर फ्रांसीसी कंपनियां इंडिया कब आई थी, तो कब आई थी, तो 1667 में आई थी। ध्यान रखिएगा, कई जगह 1664 में भी है, अलग अलग किताब में अलग अलग जगह, क्योंकि देखिए 1664 का ना कहीं नाइंसाफी होगी, क्योंकि 1664 में जब ये कंपनी चली थी तो मेडागास्कर में आते आते क्या होता है, इसमें मेडागास्कर द्वीप में पहुंचता है, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में सफल होता है और पुनः लौट जाता है। उसके बाद 64 के बाद जो है फिर से दूसरा दल 67 में एक नायक होता फ्रैंक केरो, जो उसके साथ जो है मरकाना साथ में होता और भारत के फ्रांसीसी की पहली कोठी जो है फ्रैंक-केरो, ध्यान रखिएगा, फ्रैंक-केरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में स्थापित होता है। यानी 1667 में भी चलता है तो 1667 तो हो भी सकता है, लेकिन 1664 कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। जबकि दूसरे के, लेकिन हां इसलिए कोई जो बुक होता लिख देता 1664 में जो है फ्रांसीसी कंपनी आई, क्योंकि 1664 में उनका टारगेट था हिंदुस्तान आना, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं आ पाए थे, बल्कि मेडागास्कर में ही फंस जाते और फिर से वहां से लौट जाते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आपके पास में क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अनुसार से ही आप समझ सकते हैं। अगर ऑप्शन में 1667 नहीं है तो आपको 1664 मारना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। अब 1668 में जो है यहां से कहानी देखिएगा, 1668 में सूरत में स्थापित हो जाती है कंपनी। सूरत में एक कंपनी स्थापित की, क्योंकि जितने भी कंपनी आए, यूरोपीय कंपनियां आए, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो डेनिश हो या फिर चाहे फ्रांसीसी हो, सबका एक टारगेट था कि किसी भी हालत में सूरत में ही अपनी व्यापारिक कंपनियां खोली जाए। लेकिन मरकारा जो है, मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक जो है अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है। मरकारा जो है गोलकुंडा का जो सरकार होते हैं उनसे एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है और 1669 में मुसोलिनीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। बस ध्यान रखना, अब 1672 का टाइमिंग आता है जब फ्रांसीसी ने मद्रास के निकट जो है सांथोमे और डचों में सम्मिलित सेना को पराजित करता है। मतलब यहां पे क्या करता है कि सांथोमे को जो है ले लेता है और अगले साल उनका जल सेनापति दिलाही, ध्यान रखिएगा, दिलाहे जो है गोलकुंडा के सुल्तान और डच में सम्मिलित सेना को पराजित कर देता है। उसके बाद क्या करता है, दिलाही आता है, आने के बाद गोलकुंडा के सुल्तान जो होता है उनसे जो है इसको छीन लिया जाता है। जब छीन लिया जाता है तो पूरी तरीके से गोलकुंडा के सरकार और डच दोनों मिलकर जो है इस पे फ्रांसीसियों पे हमला किया जाता है और फिर से उनको जो है पराजित करता है। इसी बीच 1673 का टाइमिंग आ जाता है। 1673 में कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन को बनाया जाता है, क्योंकि देख लिया कि दिलाही को बनाया गया और पूरा क्रोशित है। ये आते ही क्या करता है कि गोलकुंडा के जो सुल्तान है उनको क्या करता है, उनसे जो है जमीन को हड़प लेता है और इसके बदले में उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब जो कंपनी के निर्देशक फ्रैंक मार्टिन जो है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको बनाया जाता जो है फ्रैंको मार्टिन को, और वेलाग दी लिस्पेन यह जो है गैर पेशेवर फौजी सिपाही था जो कि एडमिरल दिले लाही के साथ में आया था, जो क्या करता है
कि वालीकोटपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव जो है, करीब कई किताब में ऐसा लिखा था कि 80 गांव जो है उसे दान में दे दिया जाता, 80 गांव, लेकिन यहां पे है कि छोटा सा एक गांव जो है वो क्या है, उससे प्राप्त कर लेता फ्रांसीसी, जिसे आगे चलने के बाद वही छोटा सा गांव जो है पांडिचेरी में बदल जाता है। यह पूरी तरीके से किलाबंदी था। अगर देखा जाए पांडिचेरी को जो है पूरी तरीके से किलाबंदी करके रखा था। 1674 में फ्रेंको मार्टिन की बस्ती का प्रमुख था और अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसी और पांडिचेरी से ले ली, पर 1697 में रिजवी की। अब क्या होता, अंग्रेज समर्थित डचों ने क्या करता, 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लेता, क्योंकि वहां पे युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद पांडिचेरी को वो हासिल कर लेता, लेकिन 1697 में 3 साल के बाद फिर से रिजविक की संधि हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिजविक की संधि होती है जिससे वापस लौटा दिया जाता। 1706 में मार्टिन जो है यहां का गवर्नर होता और इसी समय पांडिचेरी की जनसंख्या करीब करीब 40,000 थी, जबकि कलकत्ता की जनसंख्या जो थी 22,000 थी, जबकि कलकत्ता जो है हिंदुस्तान की राजधानी था। उसके बाद भी यह हालत थी। अब बंगाल के सूबेदार इसीता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी को एक जगह दी थी। अब जो है बंगाल के सूबेदार जो थे इसीता खान, जो 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी थी, जहां पे 90 से 92 में इन्होंने चंदनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई और 90 से 93 के टाइम में चंदनगर पे अपना एक कोठी स्थापित करता। 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी इंडीज के चिर अस्थायी कंपनी के रूप में पुनः जो है निर्माण होता है और 1720 और 42 के बीच जो है लिनो ड्यूमा के बुद्धिमत्ता शासन में समृद्ध करके वापस लौट आए। फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस पे, ये डाटा याद रखना आपको, 1721 में मॉरिशस में, 1725 में मालाबार समुद्री तट पर और माहे पे 1739 में कारिकल पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है। पांडिचेरी को 1701 में पूर्वी की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया जाता है और 1701 में जो है फ्रांसीसियों की सभी बस्तियां जो का मुख्यालय जो है पांडिचेरी में ही बना देता है। फ्रेंको मार्टिन ने भारत के फ्रांसीसी मामलों के महानिर्देशक बनाया जाता और फ्रांसीसी गवर्नर जो होता है डुप्ले के समय फ्रांसीसी प्रभुत्व की जो है स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट जो है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक के युद्ध में होता। अब यहां तक पूरी तरीके से कहानी पूरी तरीके से जिसको जो करना था कर लेता है। यह चीज थोड़ा सा याद रखने का है, ये चीज हमेशा याद रखिए। 1720 से 1742 स्वर्ण काल माना जाता फ्रांसीसियों का। इसी टाइम में 1721 में मॉरिशस पे, 1725 में मालाबार तट माही पे और 1739 में कारिकल पे। अगर यहां 1739 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा 1739 के टाइम में ही जो है भारत पर जो है एक विदेशी आक्रमण हुआ था, नादिर शाह के द्वारा किया गया था, ये याद कीजिएगा। और यहां पे जो है कारिकल पे कब्जा कर लेता है कौन, तो फ्रांसीसी। अब यहां के बाद आगे की ओर अब जो है अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हो जाता। अंग्रेज और फ्रांस का कर्नाटक का पहला वॉर, कर्नाटक की युद्ध शुरू होता। अब देखिए यहां पे जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखिए। व्यापार के आरंभ होकर अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी भारत के राजनीतिक में अपरिहार्य रूप से उलझ गए। भारत की जो राजनीति थी उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों उलझ जाते। करीब 20 वर्षों तक चले लंबे संघर्ष के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्तियां अंतिम रूप से टूट ही गई। 20 वर्ष के बाद अंतिम रूप से भारत से फ्रांसीसी कंपनी को टूटना ही पड़ जाता और इस संघर्ष के सदा के लिए यह निर्णय कर दिया जाता है कि अंग्रेज भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं होंगे। उसके बाद रही सही कसर बॉन्डिवॉस का युद्ध होता 1760 में, जिसमें यह कंफर्म हो जाता है कि अब जो है अंग्रेज एक छत्र हिंदुस्तान पे राज करेंगे, अब फ्रांसीसी की स्थिति खत्म हो जाएगी। इस कारण से कर्नाटक के युद्धों को भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। कर्नाटक का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही जैसे पलासी का, वैसे ही जैसे बक्सर का, वैसे ही जैसे 1857 की क्रांति का, उसी तरीके से कर्नाटक वार सबसे बड़ा जो है गेम चेंज किया जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में। अब यहां के बाद आगे इस समय हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जा अर्ध स्वतंत्र शासक था। कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि जिसे कर्नाटक कहा जाता था, कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि जो थी वो कर्नाटक कहा जाता। उस समय पूरा का पूरा क्षेत्र कर्नाटक था। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सोचिए उस समय बस 3 प्रेसिडेंसी थी में बटा हुआ था। पहला प्रेसिडेंसी जो था वो बंगाल था, दूसरा जो था वो बंबई था और तीसरा जो था वो मद्रास था। क्लियर हो रहा ना। अब यह निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। जिस प्रकार निजाम व्यवहारिक रूप से दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी तरह कर्नाटक के नवाब जो सूबेदार थे इस क्षेत्र में नवाब कहा जाता था, दक्कन के नवाब का नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। अब आगे की कहानी ये सब बस इसे जानने के लिए है। कर्नाटक के नवाब जो है सादात उल्ला खां अपने भतीजे दोस्त अली, ध्यान रखिएगा अपने जो भतीजे थे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी
मंजूरी बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उसे ओहदा का वंशानुगत बना दिया। 1741 ईस्वी में मराठा, ध्यान रखिएगा, मराठा ने कर्नाटक पर आक्रमण करता और वहां के शासक दोस्त अली को जो सीधे मार देता। 1741 की कहानी चल रही है, क्योंकि पूरे तरीके से जो है एक छत्र राज करना है, और उसके दामाद जो चंदा साहब उनको बंदी बनाकर अपने साथ लेके चला जाता है। इस सभा में निजाम आसफ जाह ने अपने निकट संबंधित अनवरुद्दीन, ध्यान रखिएगा, अनवरुद्दीन को जो है कर्नाटक का नवाब बना देता। 1741 में कर्नाटक पर मराठा का आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में जो अव्यवस्था थी उसकी स्थिति फिर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी शांतिपूर्वक व्यापार में संलग्न रहे। यही नहीं, 1740 में जो है मेरिया थरेसा के उत्तराधिकारी के लिए, ध्यान रखिएगा, मेरिया थरेसा के उत्तराधिकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता 1740 में ही, और दोनों प्रतिद्वंदी भाग लेने के कारण एवं अमेरिकी उपनिवेश के झगड़े में ये लोग फंसते हैं, जिसके कारण फ्रांसीसी युद्ध चल रहा था। फिर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने जो है ऐसी किसी तटस्थता के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करता है। अब आते ही ये पूरा का पूरा समा बंध गया कि अब जो है कर्नाटक युद्ध होगा, अब कर्नाटक युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 होता, 2 वर्ष के लिए होता। याद रखिएगा, अगर भूल जाइएगा तो याद रखिएगा 1947 से 1 साल पहले जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था, लेकिन यहां पे 1900 है, वहां पे 1700, याद रखिएगा, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला जो होता 2 साल के लिए, दूसरा जो होता 5 साल के लिए, और तीसरा जो होता 7 साल के लिए। तीनों बताएंगे एक एक करके। यह प्रसिद्ध युद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए जो है माना जाता है। इसका कारण, कर्नाटक प्रथम युद्ध का कारण जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का माना जाता है। अब दोनों दल 1746 में युद्ध प्रारंभ करते हैं, और युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से होती है, और युद्ध का जो पहल किया जाता है अंग्रेजों की तरफ से किया जाता है। क्यों? क्योंकि बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया जाता है, और डुप्ले कर्नाटक के नवाब को अपने जहाज की सुरक्षा की प्रार्थना को लेकर अंग्रेजों के नवाब से बातचीत करने पर गौर नहीं किया। फलस्वरूप डुप्ले के मॉरिशस के फ्रांसीसी जो थे गवर्नर ला बुडेन, यहां खाली बुडेन याद रखिएगा, बुडेन से सहायता मांगता है कि बुडेन, मैं जो है मॉरिशस पे अधिकार कर लिया हूं, ठीक है, मॉरिशस पे 1721 में ही अधिकार कर लिया था, जो स्वर्ण का 1720 से 1721 के टाइम में आया था। जो 21 था उसमें मॉरिशस बताया था, जो 25 था उसमें माहे पे अधिकार कर लिया था, और जो 39 था उसमें कारिकल पे अधिकार कर लिया था। ये स्वर्ण काल था, 1739 तक जो है पूरे के पूरे इसका स्वर्ण काल था। अब इसी टाइम जो है वहां से मंगवा लेता बुडेन को, उससे सहायता मांगता है। ला बुडेन 3000 सैनिकों के बेड़ा के साथ में कोरोमंडल तट पे जाके पहुंच जाता है और मद्रास पे अधिकार कर लेता है। फ्रांसीसियों भूमि और समुद्री दोनों जो घेरा है उसमें डाल दिया जाता है। ला बुडेन के विचार से अंग्रेजी फिरौती लेने का था, अंग्रेजों से क्या करना था, फिरौती लेने का था। उसने 40,000 पाउंड लेकर मद्रास जो है अंग्रेजों को लौटा देता, लेकिन डुप्ले ने नगर को पुनः जीत लेता, और फ्रांसीसियों के द्वारा जो है मद्रास को घेर लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। अंग्रेज जो है नवाब का संरक्षण चाहते थे। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास पर घेरा उठा लेने को कहा, लेकिन डुप्ले ने कूटनीति के प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास से अंग्रेजी जो है हटाकर नवाब को सौंप देंगे। नवाब ने डुप्ले के कथन पर शंका दिखाई, जिसके कारण युद्ध जो है अब असंभावी हो गई, और इसी को कहते हैं सेंट थोमो का युद्ध 1748 में हुआ था, या फिर कहते हैं इसी को अडियार का युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक के युद्ध के सर्वप्रमुख युद्ध है, जो कर्नाटक का युद्ध सर्वप्रमुख युद्ध जो है सेंट थोमो का युद्ध है, और यह युद्ध जो फ्रांसीसी सेना और नवाब अमरुद्दीन की सेना के बीच में लड़ा गया था। और यहां जो अब अनवरुद्दीन की सेना के बीच में क्या होता है, लड़ा जाता है। कैप्टन पैराडाइज के अधीन में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने 230 फ्रांसीसी के साथ में 700 भारतीय सैनिक थे। महफूज खान के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को पराजित कर दिया जाता है, और इस युद्ध से स्पष्ट हो जाता है कि घुड़सवारी सेना की अपेक्षा तोपखाना बहुत श्रेष्ठ है। क्लियर हो जाता है। अब यहां के बाद यूरोपीय जो अनुशासित सेना उत्कृष्ट सामने आई और भारतीय राजनीति को खोखलेपन में स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राजनीति जो पूरी तरीके से खोखलेपन है। और यूरोप में एला सापेल की संधि होता, ध्यान रखिए, यूरोप में एला सापेल की संधि होता 1748 में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। इसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी यहां पे समाप्त हो जाता है। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका जो है लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता, और इसी तरह युद्ध के प्रथम दौर जो है दोनों दल में जो है बिल्कुल बराबर के रहे। यहां पे जो है सीधा यही हो गए, आराम से ये सब
शांति हो गई। उत्तराधिकार का युद्ध था जो कि खत्म कर दिया। एला सापेल की संधि के द्वारा जो है जिसको जो क्षेत्र लिया गया था उसको वापस कर देना था। जैसे मद्रास जो है अंग्रेजों का क्षेत्र था जिसको फ्रांसीसियों ने कब्जा में कर लिया था, एला सापेल की संधि हुई, इसको वापस कर दिया गया। अब आते दूसरा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इसका टाइमिंग जो 1749 से 54 है, पूरा 5 वर्ष का टाइमिंग लेता है। अब क्या है, निजामुल आसफ जहां की मृत्यु होती है 1748 में। इसके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू होता है। इस समय चंदा साहब मराठों के द्वारा रिहा कर दिया था और चंदा साहब को जो पकड़ के ले गया था मराठा रिहा कर देता है। निजाम का पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बनता है। नासिर जंग जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है। किसका? आसफ जहां का उत्तराधिकारी बनता है। परंतु इसके भांजे जो है वो मुजफ्फर जंग उसके इस दावे को चुनौती देता है। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई जो है चंदा साहब के बीच जो है विवाद प्रारंभ हो जाता है। अनवरुद्दीन और उसके बहनोई जो है चंदा साहब के बीच में विवादास्पद हो जाता है और विवाद होने के बाद डुप्ले ने यह अनिश्चित व्यवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोचा और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेना की सहायता करता है। उधर मुजफ्फर जंग को जो कि भतीजा है उसको नवाब बनने के लिए कोशिश करता, जबकि होना क्या चाहिए था, नासिर जंग को ही बनना चाहिए था नवाब। लेकिन मुजफ्फर जंग में मदद करता है कौन? तो फ्रांसीसी, और उधर चंदा साहब को मदद कर देता। अब इसी के बीच में जो है अंबूर का युद्ध होता 1749 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1749 में अंबूर का युद्ध होता। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने, ध्यान रखिएगा, संयुक्त सेना ने क्या करता, 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण करके अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डालता है और अनवरुद्दीन का पुत्र जो है उत्तराधिकारी मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में जाकर शरण ले लेता है। कर्नाटक के शेष भाग चंदा साहब के अधिकार में आ जाता है और इन्होंने अकाट को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ करता। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास में 80 गांव जो है अनुदान दिया और जो चंदा साहब थे वो फ्रांसीसियों को जो है पांडिचेरी के करीब जो है 80 गांव जो है दान में देते चंदा साहब। डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली पर का घेरा डालने को कहा। उसके बाद क्या हुआ, डुप्ले ने क्या कहा कि चंदा साहब को, भाई अब जो है किसी भी तरीके से जो है त्रिचनापल्ली का घेरा डाल दो, क्योंकि कुछ भी हो तुम तो दामाद ही हो ना, उसका बेटा जो है वो तो मोहम्मद अली ही है, इसलिए यहाँ पे घेरा डालना शुरू किया। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की बढ़ती शक्तियों को देखकर निजाम पद पर नासिर जंग का पक्ष ले लिया और इसीलिए नासिर जंग का ये पक्ष ले लेता। नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर देता और जिंजी नदी, ध्यान रखिएगा, जिंजी नदी के तट पर इसने चंदा साहब मुजफ्फर जंग जो है फ्रांसीसी संयुक्त सेना को पराजित कर देता। लेकिन इसी समय जो है नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर देता जिसमें नासिर जंग को मार दिया जाता है और डुप्ले तुरंत मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। बदलते उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपया और सैनिकों को 5 लाख रुपया दिए। डुप्ले ने 20 लाख रुपया और 1 लाख रुपया वार्षिक जागीर यहां पे मिलना शुरू हो जाता डुप्ले को। अब एक फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी है जिसके संरक्षण में मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी से ले गया गया और रास्ते में कुछ पठानों से उसकी हत्या कर देता। बुस्सी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निजाम से दूसरे बेटे जो है सलाबत जंग, ध्यान रखिएगा, सलाबत जंग को जो है निजाम बना दिया और अंग्रेजों के लिए यह मुश्किल था कि त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली को कैसे वापस लाया जाए। अब चिंता इसको यही थी कि मोहम्मद अली कैसे आएगा, जो कि अनवरुद्दीन का जो है पुत्र, अनवरुद्दीन जो है अंबूर के युद्ध में मारा जाता है और इसका पुत्र जो है त्रिचनापल्ली जो मोहम्मद अली है वो भाग जाता है। अब इसको कैसे लाया जाए, अंग्रेजों को सबसे बड़ा यही सरदर्द था। लेकिन चंदा साहब की फौज को घेरा पड़ा हुआ था। इसी समय जो है अंग्रेज कलर क्लाइव के द्वारा एक सुझाव दिया जाता है कि अगर यह जो है अकाट, ध्यान रखिएगा, अरकाट पर घेरा डाला जाए जो चंदा साहब का कुछ हिस्सा उधर बट जाएगा और कुछ हिस्सा जो है आपका त्रिचनापल्ली में चल जाएगा। यही क्लाइव ने अंग्रेजी कंपनियों की उन्नति का सिलसिला प्रारंभ होता है और 1752 में मराठा सरदार जो है मुरारी राव के सहयोग से इसने अकाट पर जो है आक्रमण कर दिया और चंदा साहब का पुत्र जो है राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर देता। और इसी बीच मेजर लॉरेंस ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली में जो है घेरा उठाने के लिए कहा जाता है। चंदा साहब त्रिचनापल्ली में भाग गया लेकिन उसने तंजौर के राजा ने उसे मार डालता है। उसके बाद त्रिचनापल्ली से जो है भाग तो जाता चंदा साहब, लेकिन तंजौर के राजा ने उसे मार देता है। इस प्रकार मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है और इसी प्रकार देखते देखते मोहम्मद अली जो है कर्नाटक का नवाब बन जाता है और
डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में वापस बुला लेता। अब 1754 आते आते वापस बुला लिया जाता। पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा। गोडगू ने अंग्रेज पांडिचेरी की संधि कर ली, पांडिचेरी की संधि। अब इस संधि के द्वारा क्या होता है, 54 में ही बुला लिया था, संधि 1755 में होती है। अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट और अन्य भारतीय नरेशों के द्वारा दी गई उपाधि को त्याग दिया और भारतीय नरेश के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दोनों कंपनी अपने अपने क्षेत्र में वापस मिल गई और इस संधि की व्यवस्था थी कि बुस्सी जो है हैदराबाद में रहेगा। और इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा कि गोडगुहू देश के विनाश और सम्मान का हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा था। चलिए, पांडिचेरी की संधि होती 1755 में, 54 तक में लड़ाई समाप्त हो जाती है। लड़ाई समाप्त होने के बाद पांडिचेरी की संधि होती है और इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मुगल सम्राट या कहे तो अन्य भारतीय नरेशों के द्वारा दी गई उपाधि को त्याग दिया तथा भारतीय नरेश के झगड़ों के हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। दोनों कंपनी अपने अपने क्षेत्र में वापस मिल गए और इसी संधि में यह भी व्यवस्था थी कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। अब बुस्सी को हैदराबाद में ही रहना होगा। और इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा कि गोडगुहू अपने देश को विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए। अब इस प्रकार कर्नाटक के युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित ही रहा। कुछ इसका रिजल्ट निकला ही नहीं, निकल ही नहीं रहा रिजल्ट जाकर तीसरा युद्ध में निकलता जब बॉन्डिवोस का 1760 में युद्ध होता है। इसमें डिसाइड हो जाता है कि अब जो है अंग्रेज एक छत राज करेंगे और फ्रांसीसी का यहां से खेल खत्म होने वाला है। अब यहां के बाद स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई और इनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। हैदराबाद में भी अभी फ्रांसीसी अव्यवस्था सुदृढ़ है। उन्होंने सूबेदार सलाबत जंग के उत्तराधिकारी के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंदरी और वीकाकोल को प्राप्त कर लिए थे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध यानी 1756 से 63 ईस्वी के बीच में होता है। यह तृतीय युद्ध जिसको हम कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है इसको। अब पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देश के सरकारों के द्वारा किया जाना था। लेकिन इसी बीच 1756 में यूरोप में जो है सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यूरोप में सप्तवर्षीय सिर्फ एक ही का कारण हिंदुस्तान में होता है जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। बाकी अगर पहला देखिएगा तो ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए होता है, कारण होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगर तीसरा देखिएगा तो सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी जो है आपका यूरोप में ही उसका कारण दिखेगा आपको। अब 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है जिसे पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गए। 1757 ईस्वी में एक दूसरे के स्थान पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और दक्षिण में फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली को लेकर असफल प्रयत्न किया। अब परंतु कर्नाटक के अधिकांश भाग में उनका अधिकार हो गया था। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, काशिम बाजार, पटना की जो फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अपना अधिकार कर लेता है। चलिए अब आते हैं यहां के बाद जैसे ही इन जगहों पे अधिकार होना शुरू हो जाता है आपका 1757 में अंग्रेज चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना में फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लेते हैं। युद्ध का वास्तविक आरंभ जो है 1758 में तब होता है जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत में संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेश के सैनिक एवं असैनिक अधिकार से युक्त अधिकार नियुक्त कर देता है और डुप्ले को बुला लेता है। लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता। फोर्ट सेंट एक जगह है जिसको क्या करता है, लाली जीत जाता है और इसके पश्चात मद्रास को घेर लिया। लेकिन अंग्रेजी सेना के आने के कारण उस घेरा को उठाना उसे पड़ जाता है। बॉन्डिवोस का युद्ध 22 जनवरी 1760 में शुरू हो जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच निर्णायक लड़ाई जो है बॉन्डिवोस की लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली, आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना होता है, काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर देता है। और इसी युद्ध पर टिप्पणी करते हुए माल्सन ने लिखा कि बॉन्डिवोस के युद्ध में इस महान भवन का जिसे ड्यूमा
तथा डुप्ले में निर्मित किया था, ध्वस्त कर दिया और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लेता है। और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने जो है अधीन सारे भूभाग खो बैठे और युद्ध के समापन पेरिस की संधि के साथ में होता है। पेरिस की संधि क्या होता है? 1763 में होता है जो है पेरिस की संधि। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में फ्रांसीसी सेना, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है पेरिस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध में समाप्त होता है। और इस संधि के द्वारा जो है फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए, लेकिन अब उनकी ना तो किलेबंदी की जा सकती थी और ना वहां सैनिक डेरा जो है डाल सकते थे। फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापार के कार्य कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है निर्णायक साबित हुआ। युद्ध में पराजित फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर नष्ट हो गए। अब वे मात्र व्यापारी ही रह जाते हैं, सिर्फ व्यापार करने के लिए रह जाते हैं, बाकी सारी जितनी शक्तियां थी वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब ऑलरेडी वीडियो बड़ा बन चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो इसका क्या, आप जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे, चाहे वो पुर्तगाली का हो, चाहे डच का हो, चाहे अंग्रेज का हो, चाहे डेनिश का हो या फिर फ्रांसीसी का, इन पांचों का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको नेक्स्ट क्लास में लाके आपको दिखा देंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन, ये बुक जो है जरूर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के इसी से आने वाले हैं। तो हो सके तो इस सीजन को और इस सीरीज को, जो भी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखने की कोशिश कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।